और अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात गुरु पर्व और चंद्र ग्रहण की। आज जहां एक तरफ साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगा, देश के कई हिस्सों में इस चंद्र ग्रहण को देखा गया। इस मौके पर देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद रहे और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई करके अब कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान के बाद दान किया। तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में धूमधाम से प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन देश भर के तमाम गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया है। लोग सुबह से ही गुरुद्वारों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे आम हो या खास, हर कोई गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचा है। हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए गुरु पर्व की रौनक और चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण का नजारा कैसा सामने आया। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ आज का चंद्रोदय हुआ। इसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी ये चंद्र ग्रहण आंशिक तौर पर देखा गया। साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण इस बार कार्तिक पूर्णिमा को लगा है, इसलिए देश भर के पवित्र घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें कि सूतक काल लगने से पहले श्रद्धालुओं ने अलग अलग पवित्र नदियों के तटों पर जाकर डुबकी लगाई, जबकि चंद्र ग्रहण शुरू होने पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है। जैसे इस मौके पर स्नान, ध्यान और दान का खास महत्व है। उधर विज्ञान के नजरिए से चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इसी स्थिति को विज्ञान में चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ समय भी बता रहे हैं कि किस समय की तस्वीर आज आकाश में नजर आई। और देश के बाद अब आपको विदेशों में चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया तक और चीन से लेकर जापान तक आप चंद्र ग्रहण की इस खगोलीय घटना को देख सकते हैं। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, मंगोलिया और मलेशिया समेत कई देशों में पूर्ण अवस्था में देखा गया, जो इन 6 तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये देश दुनिया के वो हिस्से हैं जहां पर पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण को देखा गया। हालांकि भारत के जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण था अरुणाचल प्रदेश के, और उसके बाद जैसे जैसे हम पूर्व की दिशा में बढ़ते चले गए चंद्र ग्रहण का असर आंशिक दिखाई दिया, यानी कि आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था। और इसको लेकर देखिए, वैसे अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह केवल एक खगोलीय घटना है और विदेशों में इसे उसी नजरिए से देखा जाता है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो यहां पर वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष के नजरिए से भी इस घटना को देखा जाता है। और अब बात कर रहे थे आज की हमारी दूसरी खबर की, जिस पर आज हमारा फोकस है। आज हम बात दिखाने जा रहे हैं प्रकाश पर्व की रौनक। आज गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। सिख समुदाय में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस मौके पर देश भर के तमाम गुरुद्वारों में खास सजावट की जाती है और लोग भी बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बीते 2 साल कोरोना के कारण तमाम तरह की पाबंदियों के बीच ये पर्व मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है, लिहाजा इस बार लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। जब
ये भव्यता और ये रौनक है गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश गुरु पर्व की। अमृतसर से लेकर पटना तक और देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई और शहर, गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश पर्व की छटा देखते ही बनी। इस मौके पर गुरुद्वारों में शबद, कीर्तन और गुणवाणी का पाठ किया गया। सिख समुदाय से जुड़े लोग सुबह से ही गुरुद्वारों के दर्शन के लिए पहुंचने लगे और दिन चढ़ते चढ़ते गुरुद्वारों में आस्था का सैलाब नजर आने लगा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में माथा टेका। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम गुरुद्वारे के दर्शन करने आए हैं। ये तस्वीरें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की है, जहां प्रकाश पर्व के मौके पर सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें हिस्सा लेने के लिए पंजाब ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से भी सिख श्रद्धालु वहां पहुंचे। फूलों से सजी पालकी में जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को ले जाया गया तो रास्ते में खड़े लोगों ने फूलों की बारिश की। इस मौके पर बैंड ने भी अपनी धुनों से प्रभात फेरी में चार चांद लगा दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान निहंग सिखों ने अपनी तलवारबाजी के हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा पंच प्यारों ने, जो परंपरागत वस्त्रों के साथ इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। फूलों से सजी ये पालकी जिन मार्गों से होकर गुजरी, स्वच्छता का संदेश देते हुए प्रभात फेरी में शामिल महिलाओं ने उन सड़कों की सफाई की। देश के दूसरे हिस्सों से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में आशीर्वाद लेता नजर आया। ਅੱਜ जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक पातशाह ने 4 उदासियां करके और इस दुनिया च जिथे गरीब लोगों ते जुल्म हो रहा सी, उन्हां दा जुल्म रोकण लई, उन्हां नूं जीवन जाच सिखाउण लई ये उदासियां कीतियां। और गुरु नानक देव जी पातशाह नूं हर भावें कोई जात आई आ, कोई उन्हां जात नहीं वेखी, कोई पात नहीं वेखी, सारा दे पीर, औलीए, फकीर, गुरु बाबा सारा दे सन। और अज दुनिया के कोने कोने च भावें दुनिया का कोई मुसलमान देश हो, चाहे होर कंट्री हो, चाहे किते भी, वो गुरु साहब का जिहड़ा वो प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम नाल ते श्रद्धा नाल मना रहे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन बीते 2 साल कोरोना के कारण लोगों ने तमाम तरह की पाबंदियों के बीच ये पर्व मनाया, मगर इस बार ऐसा नहीं है। ऐसे में प्रकाश पर्व के मौके पर कहीं लंगर का आयोजन किया गया तो कहीं नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में हुआ था। बचपन से ही गुरु नानक जी की रुचि आध्यात्म में थी और उन्होंने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर जगह जगह जाकर लोगों के बीच धर्म से जुड़ी जानकारी दी। इसलिए लोग गुरु नानक जी को संत, धर्म गुरु और गुरु नानक देव जी जैसे नामों से बुलाते हैं। कीर्तन दरबार सजाए गए हैं, गुरु का लंगर बरताया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस के यानी वाराणसी के गुरु का बाग गुरुद्वारा में। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। 15वीं शताब्दी में गुरु साहब यहाँ पर आए थे अपनी एक उदासी के दौरान, और जिस वक्त वो गंगा घाट पर जाते हैं और तमाम पंडितों से मुलाकात उनकी होती है, विद्वानों से मुलाकात होती है, तो वो पूछते हैं कि ना तो तुम्हारा चोला वैसा है, ना ही तुमने मालाएं पहन रखी है, तुम कौन हो, तुम हमारे बीच के तो नहीं लगते। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही बीच का हूँ और विद्वान बनने के लिए किसी चोले या माला की जरूरत नहीं होती, बस हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए और गुरु की, परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा यानी वो राम, यानी वो भगवान जिसने हमें हमारे धर्म का पालन करना सिखाया, और धर्म जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारण हार। नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एक ओंकार यानी ईश्वर एक है और तमाम रूढ़ियों का विरोध गुरु नानक देव जी ने किया। इस संदेश के साथ वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए और वो काशी भी गए, वो दिल्ली भी गए, तमाम जगहों पर वो गए इस आध्यात्मिक संदेश को लेकर, जिससे कि रूढ़ियों से मुक्ति मिल सके, कुरीतियों से मुक्ति मिल सके, अंधविश्वास से मुक्ति मिल सके और केवल ईश्वर की आराधना में हम खुद को लीन कर सके। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। काशी से नवजोत हमारे साथ हैं और ललित चंडीगढ़ से मौजूद हैं। सबसे पहले हम नवजोत का रुख कर लेते हैं। नवजोत, इस समय काशी की रौनक काफी भव्य दिखाई दे रही है। गुरुद्वारा भव्य तरीके से सजाया गया है, शबद कीर्तन लगातार चल रहा है, अरदास का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस समय की तस्वीरों के बारे में जरा बताएं। देखिए आनंद, मैं बिना वक्त गवाए इन बच्चों से आपको पहली पौड़ी का पाठ सुनवाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत देर से मेरे पीछे पड़े कि हम चाहते हैं टीवी पर आना। पहली पौड़ी का पाठ होंगे, चलो जी सुनाओ। एक ओंकार निर्वैर अकाल मूरत अजूनी प्रसाद जप आसत जुगासत ऐबी सच नानक होसी भी सच। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले देखिए कुछ ऐसी रौनक है आज 553वें प्रकाश पर्व की। तमाम बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और ये बच्चे वो हैं जिन्होंने नगर कीर्तन में शबद कीर्तन गाए और फिर आज इनको सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट दिए हैं। देखिए सर्टिफिकेट का मतलब उत्साह बढ़ाना होता है और इन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ये सर्टिफिकेट दिए गए। इसके अलावा मैं आपको आसपास की सारी रौनक दिखाती हूँ, कौन कौन कहाँ से आए। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। आज रात 12 बजे आतिशबाजी का पूरा कार्यक्रम है यहाँ पर, क्योंकि तब प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, हालांकि पूरा दिन से ही मनाया जा रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीपक जलाए गए हैं, क्योंकि आज प्रकाश पर्व है और आज के दिन दिए भी जलाए जाते हैं। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। इसके अलावा अंदर शबद कीर्तन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, चलिए बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं से महमूदगंज से आए हैं। अच्छा, क्या तैयारी है आज की, कैसे मना रही हैं आज का दिन? बस गुरुद्वारे में अपने गुरु का दर्शन करके यहाँ सेवा करके भंडारा लेंगे और सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। देखिए सेवा, अब सिख धर्म में सेवा सबसे ज्यादा अहम होती है और कहा जाता है कि आप कुछ भी, थोड़ी सी भी सेवा अगर आप करते हैं वो बहुत ज्यादा पुण्य देती है। और यही गुरु साहब की टीचिंग्स भी है, कीर्त करो, नाम जपो ते वंड छको। सेवा और सबसे बड़ा दान, ये दोनों इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना दान के कुछ नहीं है। कहते हैं कि जहाँ अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपका पैसा व्यर्थ जाता है, व्यर्थ जगहों पे जाता है। दसवंध की बहुत बड़ी परंपरा सिख धर्म में है। देखिए कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। कीर्त करो का मतलब कर्म कीजिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। नाम जपो मतलब उस प्रभु का नाम कभी मत भूलिए। और वंड छको मतलब जितना आप कमा रहे हो उसका 10% जो हिस्सा है वो आप किसी और को, वो आप दान में दीजिए। तो दान का भी उतना ही महत्व है, नाम का भी उतना ही महत्व है, लेकिन कर्म से ही आपको फल मिलेगा। ये गुरु साहब की टीचिंग थी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनके सारे धर्म एक हैं, यही संदेश गुरु साहब जी, का। एक एक शब्द का उनका महत्व होता है, एक एक शब्द में उनके संदेश छुपा होता है। और अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की, जो लंगर की जो प्रक्रिया है, जो गुरुद्वारों में हम लंगर का वो देखते हैं, प्रसाद चखते हैं, उसकी भी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की थी। और सीधा सीधा संदेश केवल एक ही था कि सब लोग मिलकर साथ अन्न को ग्रहण करें। पर मैं एक करेक्शन आपको कर देती हूँ, वो तीसरी पातशाही गुरु प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई आए, फिर अंगत गुरते गुरु अमरदास जी द्वारा। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु अमरदास जी ने वो प्रथा शुरू की थी। हालांकि प्रेरणा पहले गुरु से ही मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद गुरु अमरदास जी ने वो जो दसवंध थी उसकी प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि कोई दुनिया में भूखा ना रहे। जी चलिए नवजोत, आपके पास लौटेंगे और हम सीधे इस समय रुक कर लेते हैं ललित का भी, जो चंडीगढ़ से इस समय मौजूद हैं। ललित, आपने दिखाया था कि कितनी वहां पर रौनक है, कैसा हर्षोल्लास वहां पर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि अमृतसर में आतिशबाजी हुई थी शानदार शाम के समय में। जिस गुरुद्वारे में आप मौजूद हैं, क्या यहां पर भी ऐसा नजारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल आनंद, अगर हम बात करें चंडीगढ़ के सेक्टर 8 गुरुद्वारे की, तो रौनक तमाम गुरुद्वारे में आज बिल्कुल एक से एक जैसी है।
और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, भव्यता है जो गुरुद्वारे की वो देखते ही बनती है। आप लंबी कतारें देख सकते हैं, जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो बहुत ही भव्य तरीके से, अद्भुत तरीके से पूरे गुरुद्वारे को सजाया गया। और साथ तौर पर आपने जिस तरह से कहा, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से आतिशबाजियां हुई है, अब से थोड़ी देर पहले यहां पर भी जो आतिशबाजियां हैं वो हुई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गुरुद्वारे को, तो तमाम तरह की जो लाइट्स है उससे सजाया गया है। वहीं पर जो लोग हैं दिए जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर जो प्रकाश पर्व की खुशियां हैं वो मना रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत दूर दूर से लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहां से आए हैं, और खास तौर पर अगर हम आज के दिन की बात करें, कितना महत्व है आज के दिन का? मैं आई तो पास से ही हूँ, 8 सेक्टर से ही आई हूँ। जो आज का उत्साह है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमें पूरा साल इस दिन का इंतजार रहता है कि हमारे गुरु का जन्मदिन आने वाला है, हमने क्या क्या करना है, कौन सा शब्द तैयार करना है, क्या गाना, क्या सुनना है। मतलब पूरी तैयारी हमारी शुरू हो जाती है। जैसे आज मैं घर गई तो मेरा चरण कहता रात का लंगर होएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होएगा, आज इतना गुरु का जन्मदिन है, आज भी होगा। पूरा हमारा मन से वो रहता है। और इस समय जो बाहर आतिशबाजी हो रही है उसका नजारा भी देखने वाला है। ये आप फूलों की डेकोरेशन तो देख ही रहे हैं। देख के मैंने ये फोटो अपने बच्चों को भेजी, वो भी हैरान हो रहे थे कि वाह क्या सजाया गुरुद्वारा। उत्साह एक आदमी से नहीं है, सबने मिल के शुरू किया तो उत्साह बढ़ता जाता है देख के ना। जब इतनी संगत आती है ना, हमारा उत्साह दूना हो जाता है देख के ना, वो बात। तो आनंद, अगर हम बात करें, जो खुशियां हैं वो देखते ही बनती हैं। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। पूरा परिवार है इस पर्व पर गुरुद्वारे पहुंचता है। आपकी अगर बात करें कि आपका भी पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा, कहाँ से आप आए हैं? मैं जी गुरुद्वारा साहब के पास ही रहती हूँ, अबाउट 100 यार्ड्स। तो बच्चे मेरे यहाँ आए हैं, सब आके चले गए, पर मैं यहाँ काफी टाइम व्यतीत करती हूँ। मैं 60 साल से इस गुरुद्वारा साहब के साथ जुड़ी हूँ, बचपन से। तो मैं बहुत गुरु नानक देव जी की जो पर्सनालिटी थी, वो जो समाज सुधारक थे, उन्होंने सती प्रथा बंद की, उन्होंने ये जो लंगर की प्रथा शुरू की, वो आज तक करोड़ों करोड़ों लोग उसको चला रहे हैं आगे। और हमारी कोशिश है कि आगे की जनरेशन्स भी ऐसे ही ये सब करती रहें। अब हमें उनके आगे रोल मॉडल बनना है। जी आनंद, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें, कितनी महत्व आज के दिन का रहता है और क्या मैसेज, क्योंकि आप बीसी भी हैं? देखो, आज के लिए यही है, सतगुरु नानक प्रगट है, मिट्टी तुंजग चानन होया। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। गुरु नानक साहब ने इस लुकाई विच जदों जन्म लिया, उस वेले जुल्मां दा अत्याचार हो रहा सी, पूरा घोर कालयुग वरत रहा सी। ललित लौटते हैं आपके पास, ललित आपके पास लौटते हैं। और अगर जी इस फेस्टिविटीज को जो चंडीगढ़ में चल रही हैं, और भी जो रंग है इसके, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और भी रौनक दिखाएंगे। फिलहाल हम सीधे नवजोत का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। नवजोत, जैसा कि हमारी जब बातचीत होती है, हम अक्सर कहते हैं कि उत्सव से ज्यादा मजा उसकी तैयारियों में आता है, और वही आपको उत्सव की फील कराता है। तो तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो प्रकाश पर्व है उसकी शुरुआत अखंड पाठ से होती है। इस अखंड पाठ की ड्यूरेशन क्या रहती है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए अनंत, उससे भी पहले ये अलग अलग गुरुद्वारों की परंपरा है। पहले नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, और उस नगर कीर्तन का ही मतलब ये होता है बताने के लिए कि प्रकाश पर्व आने वाला है। वैसे प्रकाश पर्व सिखों के पहले गुरु और 10वें गुरु के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ही नगर कीर्तन होते थे, लेकिन आजकल 10 गुरुओं के नाम पर अलग अलग नगर कीर्तन होते हैं, छोटे बड़े, वो अब हर एक संस्था का या गुरुद्वारे का अपना फैसला होता है। इसके बाद अखंड पाठ साहब होते हैं, जो कि आज क्योंकि प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं, गुरु साहब का जन्मदिन है, आप ये मानिए कि 2 दिन पहले सुबह से
वक्त 3 से 4 बजे का रहता है। 3 बजे सारी संगत गुरुद्वारा साहब पहुंचती है। उसके बाद सारे गुरुद्वारा साहब को अच्छे से धोया जाता है। वहां पर नई चदरें, सब कुछ नया सामान वहां पर रखा जाता है। फिर उसके बाद गुरु साहब को सजाकर फिर उसके बाद वहां से अखंड पाठ की शुरुआत होती है। 4 बजे का वक्त रहता है जब तकरीबन हर गुरुद्वारा साहब में सुबह अखंड पाठ की शुरुआत होती है। वो पहला दिन होता है। फिर उसके बाद दूसरा दिन, और आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन सुबह 10-11 बजे के आसपास यहाँ पर भोग होता है। वो अरदास की जाती है और वो सबसे बड़ी अरदास मानी जाती है। कहा जाता है कि आप उस अरदास में जरूर शामिल हो, क्योंकि वही अरदास उस गुरु के नाम की होती है और वही अरदास उस प्रकाश पर्व की होती है। तो वो सुबह के वक्त अरदास होती है। अरदास के बाद हालांकि लंगर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद आज का दिन जो रहता है वो शबद कीर्तन का रहता है सुबह से शाम तक। और यहाँ पर जो मुझे पता चला है कि अभी कोई आके मुझे बता के गया कि 12 नहीं, रात 2 बजे तक यहाँ पर नगर कीर्तन चलेगा। रात के कीर्तन को रैन सवाई कीर्तन भी कहते हैं। तो वो कीर्तन होता है और उसके बाद शाम को अलग अलग गुरुद्वारे का अपना वक्त होता है। उस हिसाब से आतिशबाजी होती है। जैसे आप अकाल तख्त साहब की अगर हम बात करेंगे, वहां पर 8-9 बजे आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें, मुझे बताया गया कि 12 बजे। दिल्ली के कुछ गुरुद्वारा साहिब, हालांकि वहां पर तो आतिशबाजी बिल्कुल बैन है, तो वहां पर अलग तरीके से सिर्फ प्रसाद का वितरण होगा, लंगर लोग छकेंगे। और लंगर आज के दिन सुबह से शाम तक चलते हैं। लंगर आप सबने खाया होगा और मेरे ख्याल से आपको मिस भी नहीं करना चाहिए। दाल, रोटी, फुल्का, चावल इसमें रहते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रथा गुरु साहब ने शुरू की है, लंगर का मतलब ही है कि उस पंगत में जब बैठते हैं, देखिए वो पंगत भी अपने आप में आपको एक संदेश देकर जाती है, क्योंकि उस पंगत में सिर्फ एक प्रकाश पर्व की रौनक ऐसी है, प्रकाश पर्व की रौनक ऐसी है, आपके बगल में गुरु नानक देव जी की बातें ऐसी हैं कि जी ही नहीं भरता कि इस बातचीत के सिलसिले को थामा जाए, लेकिन वक्त की मजबूरी है। हमें आपका धन्यवाद करना होगा यहाँ पर, और साथ ही साथ हमें धन्यवाद करना होगा ललित का भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पर्व की इस रौनक दिखाने के लिए। और अब हम रुख कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। बात वायुसेना की, जिसके जाबाज परिंदे इन दिनों जोधपुर के आसमान में हवा से बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी चेतावनी दे रहे हैं और इस ओर नजर टेढ़ी करना भी मना है। असल में यहां भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं हवा में एक दूसरे के साथ युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे को ये बता रही हैं कि अगर युद्ध का संकट आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे बारीकियों का ख्याल रखना है। इसी खास मौके पर दोनों वायुसेनाओं के चीफ भी राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने राफेल, सुखोई लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों में उड़ान भरना और जोधपुर एयरबेस पर इसकी कलाबाजी से किए और क्या असर पड़ेगा, कैसे और क्या असर पड़ेगा, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। एक साथ 11 लड़ाकू विमान 1 घंटे तक पाकिस्तान में हड़कंप। जोधपुर एयरबेस पर इस धमक से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जरूर कांपा होगा। असल में 1 घंटे तक इन 11 लड़ाकू विमानों की आवाजें उसकी सीमा के पास गूंजती रही। इनमें राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान शामिल रहे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने राफेल, जबकि फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के प्रमुख स्टीफन मील ने सुखोई 30 में को पायलट के तौर पर उड़ान भरी। हर एक्सरसाइज के साथ कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती जाती है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटिंग बढ़ते हैं। पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले इस एक्सरसाइज में हमारे 4 फ्लीट्स पार्टेक कर रहे हैं। रफाल हैं, सुखोईज हैं, जैगुआर्स हैं और एलसीए भी हैं पहली बार। और हमारे साथ फ्रांस का टैंकर एयरक्राफ्ट भी है जो MRTT है। तो हर एडिशन में हम थोड़ा थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाते हैं और एक्सपीरियंस इससे बढ़ता रहता है। असल में इन दिनों यहां भारत और फ्रांस की वायुसेना एक साथ अभ्यास कर रही है। ये अभ्यास 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 12 नवंबर यानी शनिवार तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास को गरुड़ 7 नाम दिया गया है। इसमें भारत के 250 जबकि फ्रांस के 220 जवान शामिल हैं।
इसी अभ्यास के दौरान हवा में लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरने की भी प्रैक्टिस की गई। This type of exercise, at the end of the week, we are able to understand each other during the flight. So this is very important. जोधपुर एयरबेस काफी पुराना है और इसे पश्चिमी सीमा का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। इस वजह से युद्धाभ्यास के लिए जोधपुर को चुना गया। वैसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये 7वां अभ्यास है। सबसे पहला युद्धाभ्यास 2003 में ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। Overall, I think it would have been a proud moment for both the services to host the chiefs for this exercise today, and also a proud moment for the Indian Air Force because the chief of the French Air and Space Force flew in a Su-30 MKI of the Indian Air Force. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट एक दूसरे से काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के पायलट काफी समय से राफेल उड़ाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बारे में वो भारतीय पायलटों को काफी बारीक जानकारियां दे सकते हैं। जैसे जब लड़ाकू विमान 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हो तो उसमें कैसे आसानी से फ्यूल भरा जा सकता है। नंबर 1 है इंटरऑपरेबिलिटी और लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स भी रफाल उड़ाते हैं, काफ़ी सालों से हैं। उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश किए हुए हैं पिछले 10-15 साल में। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस से हमें मौका मिलता है उनसे सीखने का कुछ, कि किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस जहाज को। और इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में जब बात करें, कितनी आसानी से हम लोग, फॉर एग्जांपल हमारे पायलट्स अभी फ्रेंच टैंकर के साथ रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह की हर एक एक्सरसाइज में कुछ न कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और हमारे इस एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हुए हमारी क्षमता भी बढ़ती होगी। एक तरफ जोधपुर एयरबेस पर भारत हवा में फ्रांस के साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर अगले हफ्ते ही अमेरिका उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास के लिए आने वाला है। यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशों का सामना करने के लिए भारत ने हर तरह से अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान सीमा के पास ये युद्धाभ्यास अपने आप में खास है। इससे भारत सांकेतिक तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क को यह बता सकता है कि वो हर जगह उसे ठोस जवाब देने की क्षमता रखता है। बात यही नहीं थमती। इस बार भारतीय वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर फ्रांस के साथ खतरनाक लड़ाकू विमानों के जरिए युद्धाभ्यास कर रही है। इसमें तेजस और सुखोई के अलावा राफेल भी शामिल है। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से ही भारत को मिले हैं। पाकिस्तान सीमा के पास इन्हीं लड़ाकू विमान से युद्ध की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान को राफेल से क्यों डरना चाहिए। आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान में 2 इंजन लगे हुए हैं और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक की है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, मसलन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, साथ ही हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान इतना तेज होता है कि ये स्टार्ट होते ही दूसरे विमानों के मुकाबले काफी ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता रखता है। ये 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। इसके अलावा ठंडे और पहाड़ी इलाकों में भी राफेल काफी ऊंचाई तक रहता है। ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है और इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतारा जा सकता है। अब इसकी फ्यूल क्षमता को भी समझ लीजिए। अगर इसमें एक बार फ्यूल भर दिया जाए तो ये लगातार 10 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये हवा में ही फ्यूल भर लेता है। जब फ्रांस ने इसे भारत के लिए रवाना किया था तो रास्ते में इसने ऐसे ही हवा में फ्यूल भरा था। वहीं राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने की काबिलियत रखती है। इसका रडार सिस्टम भी काफी मजबूत है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। ये राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने की क्षमता रखते हैं। बताया जाता है कि राफेल में अभी जो मिसाइलें लगाई गई हैं वो सीरिया, लीबिया जैसी जगहों में भी इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो राफेल लड़ाकू विमान को जब भारत लाया गया था तो सबसे पहले इन्हें रणनीतिक नजरिए से अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया था ताकि ये चीन और पाकिस्तान सीमा के पास तक का दायरा
कवर कर सकें। इसी बीच अब फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास करते हुए इस लड़ाकू विमान को जोधपुर एयरबेस पर भी लाया गया है ताकि हिंदुस्तान की ओर देखने की हिमाकत पाकिस्तान कतई ना कर सके। हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ी होगी, कभी अपनों के लिए या फिर कभी अपने प्रियजनों के लिए, क्योंकि ट्रॉमा, डेंगू, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों में ब्लड या प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती ही है। हर बार आसानी से ब्लड या प्लेटलेट्स मिलने की खुशनसीबी बहुत कम लोगों को ही हासिल होती है, वरना 2-3 बार खून का बंदोबस्त करने के बाद ब्लड डोनेशन के लिए डोनर खोजना पहाड़ खोदने जैसा हो जाता है। इसमें भी जब प्लेटलेट्स की बात आती है तो कई बार डोनर ब्लड डोनेशन से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कई बार स्वस्थ होने के बावजूद लोग संक्रमण के खतरे और हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने की वजह से, आशंका की वजह से ब्लड डोनेशन से कतरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में खून की किल्लत हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन से जो खबर आई है उससे तो यही लगता है कि आगे किसी मरीज या उसके परिजन को खून की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने लैब में ही आर्टिफिशियल ब्लड तैयार कर लिया है। दुनिया में पहली बार किसी लैब में विकसित किए गए खून को 2 लोगों को 5 से 10 ml की मात्रा में चढ़ाया गया है। फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन अगर लैब में तैयार हुए खून का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो खून से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ा वरदान ये साबित हो सकता है। यहां समझना जरूरी है कि आखिर लैब में खून कैसे बन गया और ब्रिटेन में क्लिनिकल ट्रायल सफल होने पर मरीजों को क्या फायदा होगा। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राम किंकर सिंह ने बात की दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मोहसिन वली से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी खून को लैब में बना दिया गया है। जी हां, आश्चर्य मत कीजिए, यह बात सच है। ब्रिटेन में यह हो रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह ब्लड पूरी तरह से बन जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहा है। डॉक्टर मोहसिन वली पद्म अवार्डी और साथ ही साथ विश्वविख्यात मशहूर डॉक्टर। सबसे पहले सर, आखिर ऐसे ब्लड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और वर्ल्ड वॉर 2 में ये शुरू हुआ था, जब बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि काश के हम इसको ब्लड को उगा सकते लैब में या बना सकते लैब में, सिंथेसाइज कर सकते, जिसको हम सिंथेटिक ब्लड कहते हैं। और उसका बड़ा अच्छा नाम भी है, बायो इंजीनियर्ड ब्लड। आजकल हर चीज़ में बायो इंजीनियरिंग हो रही है, तो ब्लड के क्षेत्र में हम लोगों अभी तक जब भी किसी को कहते हैं खून दो आप अपने मरीज को, तो हम उससे यही कहते हैं कि खून जो है बनाया नहीं जा सकता। अब ये इस पर रिसर्च हो रही है कि क्या खून को बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल ब्लड बॉडी में बनता रहता है और टूटता रहता है, तो इसका एक साइकिल होता है। जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो खून की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जेनेटिक, जैसे जिसमें ब्लड डिस्ट्रॉय होता रहता है, हिमोलिसिस होता रहता है, हिमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उनको हमें लाइफ लॉन्ग ब्लड देना पड़ता है। तो अब इतना सारा ब्लड पूरी जिंदगी के लिए कहाँ से लाया जाए, तो ये सोचा गया कि क्या हम ब्लड को लैब में बना सकते हैं। उसका तजर्बा किया गया और मैग्नेटिक बीड से खून को फेंटा गया और उसमें से स्टेम सेल्स को अलग करके ग्रो किया गया। तो ऐसा देखा गया कि वो रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। रेड ब्लड सेल को बनाने में जो दुश्वारी है वो इसलिए है क्योंकि एक आम सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसा सेल बनाना जिसमें न्यूक्लियस ना हो वो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसमें बहुत देर लगी है और लगेगी। और ये जो तजर्बा हुआ है ये डॉक्टर एशले टोया ने अपनी लैब में ब्रिस्टल में, यूके में और 3 और लैब्स में किया है हाल ही में। और ये बहुत ज़्यादा इसको एकदम पब्लिसिटी मिली है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कामयाबी से छोटा सा अमाउंट ब्लड का बना के पेशेंट में ट्रांसफ्यूज भी किया है। हिम्मत का काम है और उन्होंने 10 to 20 ml ब्लड दिया है और वो पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये काफी प्रचलित है कि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ब्लड डोनेशन की वजह से ही किसी को नई जिंदगी मिल जाती है। भारत में अगर रक्तदान की बात करें तो इस मामले में महिलाओं के मुकाबले पुरुष बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि महिलाएं ब्लड डोनेशन के लिए इच्छुक नहीं, बल्कि जब दूसरों को खून देने की बात आती है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में हिस्सा लेना चाहती हैं। लेकिन अस्पताल या ब्लड डोनेशन कैंप में फिटनेस टेस्ट के दौरान उनका खून लेने से मना कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका अनीमिया की शिकार होना या शरीर में खून की कमी से जूझना। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त देश में 15 से 49 साल की 57% महिलाएं अनीमिया के शिकार हैं।
जिसकी वजह से वो चाहकर भी वक्त पर किसी को खून नहीं दे पाती। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर साल 1 करोड़ 40 लाख यूनिट्स ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन इसके मुकाबले सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख यूनिट्स ब्लड ही डोनेशन के जरिए मिल पाता है, जिसकी वजह से देश भर में हर समय औसतन 20 लाख यूनिट्स की कमी रहती है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ऐसे प्रयोग कितने जरूरी हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी सरकारों या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रक्तदान के लिए रह रहकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सही समय पर ब्लड पहुंचाकर लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके। इस वक्त भी डेंगू और वायरल के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से प्लेटलेट्स की मांग बढ़ी हुई है। इस दौरान कई मरीज ऐसे भी हैं जिनके पास डोनर मौजूद नहीं है या फिर किसी वजह से उनके डोनर को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे ही हालात से निपटने के लिए रेड क्रॉस या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं ताकि स्वस्थ लोगों में इन्फेक्शन का खतरा और हीमोग्लोबिन गिरने जैसे भ्रमों को दूर किया जा सके। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के सीनियर नेता और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2000 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे। वो बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। अब आपको दिखाते हैं एक शानदार तस्वीर जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बस को धक्का लगाते नजर आए। हिमाचल के बिलासपुर में हाईवे पर एक बस खराब हो गई थी जिसके कारण यातायात बाधित था। इस ट्रैफिक जाम में अनुराग ठाकुर का काफिला भी फंस गया था। लंबा जाम लगता देख मंत्री जी बिना देर किए गाड़ी से उतर आए और खराब हुई बस को धक्का लगाने लगे ताकि यातायात को दोबारा चालू किया जा सके।